हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं 75,000 और शेयर इशू हुए थे 60,000। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि 70,000 एप्लीकेशंस पर प्रोराटा अलॉटमेंट दे दी जाए। तुमने 70,000 वालों को 60,000 शेयर्स दे दिए। इसके बाद हमारे पास 5,000 एप्लीकेशंस अभी भी बची हैं, पर शेयर हमारे ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं प्रोराटा कैटेगरी में। तो जो सेकंड कैटेगरी है वो आपकी रिजेक्ट की कैटेगरी में आ गया। तो ये आपका यहाँ पर 5,000 वाले शेयर दिए तो ये हमारी रिजेक्ट की कैटेगरी होगी। यानी इस प्रेजेंट एग्जांपल के अंदर सिर्फ दो कैटेगरीज हैं, एक प्रोराटा की और एक रिजेक्ट की। अब हम यहां से इसके बेसिस पे एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस मनी, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड मनी रिफंडेड। फर्स्ट कैटेगरी आपकी प्रोराटा की, सेकंड कैटेगरी है रिजेक्ट की। प्रोराटा में हमने 70,000 वालों को 60,000 शेयर्स दिए हैं, रिजेक्ट में हमने 5,000 वालों को मना कर दिया है। ये एनालिसिस टेबल एप्लीकेशन मनी आने के बाद और अलॉटमेंट होने से पहले होती है। आपके प्रेजेंट एग्जांपल में एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर है। तो 17 to 4 2,80,000 एप्लीकेशन मनी आई प्रोराटा से, 16 to 4 240 ही बनती है। 40,000 एक्सेस मनी है। अलॉटमेंट का साइज चेक कर लेंगे, 60,000 शेयर अलॉट हुए हैं प्रोराटा में और अलॉटमेंट मनी ₹5 है, तो 3 लाख रुपए का अमाउंट आपका अलॉटमेंट पे ड्यू बनता है। आपको सिर्फ 40,000 एडजस्ट करने हैं, अलॉटमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रोराटे की मनी रिफंड नहीं होती है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाती है। 5,000 into 4, इनकी जो एप्लीकेशन मनी है वो 20,000 है, ड्यू अमाउंट निल है, एक्सेस मनी 20,000 है। ये एक्सेस मनी आपकी रिफंड में चली जाएगी। अब यहाँ से हम टोटल करेंगे। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन मनी 75,000 है, अलॉटेड मनी 60,000, अलॉटेड शेयर 60,000 है। टोटल एप्लीकेशन मनी हमारे पास 3 लाख है। टोटल एप्लीकेशन ड्यू 240 है। टोटल एक्सेस मनी 60,000 है। अलॉटमेंट में 40 डाले हैं, रिफंड में 20,000 डाले हैं। अब बात को बहुत गौर से सुनेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में आप डिफॉल्टर्स पे जाएंगे
ए और बी दो डिफॉल्टर हैं इस क्वेश्चन में। अगर दो लोग डिफॉल्ट करेंगे तो दोनों का फोर्थ इशू का प्रोसीजर चलेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम। ए to whom 1200 shares were allotted failed to pay allotment and calls money, and B to whom 1800 shares were allotted failed to pay both the calls, failed to pay the two calls. अब बात को बहुत ध्यान से समझेंगे हम। ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में ही ये पॉसिबल होता है जो हम पढ़ रहे हैं। ओवर के क्वेश्चन में इस एग्जांपल में आप देखें तो हमने जिसको भी शेयर अलॉट करे हैं यहां पर ए और बी और अदर्स को, जिस भी एप्लीकेंट को यहां पर शेयर मिले हैं वो शेयर सभी को प्रोराटा कैटेगरी के अंदर मिले, क्योंकि हमने बाकी को तो रिजेक्ट कर दिया था। अब प्रोराटा कैटेगरी का क्या फीचर होता है? प्रोराटा कैटेगरी का फीचर होता है इसमें अप्लाइड नंबर एक्सीड करते हैं अलॉटेड नंबर से। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोराटा में अप्लाइड नंबर अलॉटेड नंबर से ज्यादा होते हैं और ए और बी भी इसी प्रोराटा की ग्रुप के अंदर हैं, तो ए के अप्लाइड नंबर और बी के अप्लाइड नंबर और ए के अलॉटेड नंबर और बी के अलॉटेड नंबर उनके अप्लाइड नंबर से अलग रहे होंगे। यानी ए के अप्लाइड नंबर ज्यादा रहे होंगे और अलॉटेड कम हुए होंगे, ऐसे बी के भी अप्लाइड ज्यादा हुए होंगे और बी के अलॉटेड कम हुए होंगे। तो अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो हमें क्वेश्चन के अंदर ए के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो हम अलॉटेड के कॉलम के नीचे ए के आगे 1200 लिख देंगे। बी के पास जाएं तो बी के अलॉटेड नंबर 1800 गिवन है। अब हमें पता है कि ए को 1200 शेयर दिए गए हैं और बी को 1800 शेयर दिए गए हैं। अब मुझे अगर ये जानना है, क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी है तो ऑब्वियस इनके अप्लाइड नंबर ज्यादा रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं अप्लाइड नंबर निकालने के लिए प्रोराटा कैटेगरी की रेशियो बना लेते हैं। प्रोराटा की कैटेगरी की रेशियो बनाएंगे तो हमने 70,000 वालों को 60,000 शेयर्स दिए हैं, तो यहां पर जो हमारी रेशियो बन रही है वो 70 और 60 यानी 7:6 बन रही है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड अंडर प्रोराटा अलॉटेड अंडर प्रोराटा इनटू में 1200, सेम अप्लाइड अंडर प्रोराटा अलॉटेड अंडर प्रोराटा इनटू में 1800 करेंगे। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि इन्हें 1400 शेयर के लिए अप्लाई करा था और 2100 शेयर के लिए बी ने अप्लाई करा था। अब जैसे प्रोराटा वालों की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और ड्यू में एप्लीकेशन मनी रिसीव ज्यादा होती है और उनकी एक्सेस मनी आती है। जब प्रोराटा ग्रुप की एक्सेस मनी आई है तो ए और बी भी प्रोराटा की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ही ए की भी एक्सेस मनी आई होगी और सेम ऐसे ही बी की भी एक्सेस मनी आई होगी। अब वो कैसे आई होगी, हमने यहां पर एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज रखी हुई है अपने एग्जाम्पल में। 14 into 4 ए ने मांगे थे 1400 शेयर, ये मानते हुए कि मुझे 1400 मिल जाएंगे तो मैं 4 रुपए के हिसाब से कंपनी को 5600 उसने दे दिए। बाद में कंपनी ने उसको बताया भाई तेरे को तो 1200 शेयर ही मिले, तो तेरी एप्लीकेशन मनी तो 4800 ही बनती है। या एक कहता भाई मैंने तो 5600 रुपए भेजे थे, मेरे को अलॉटमेंट लेटर में तो केवल 1200 शेयर ही मिले हैं, तो मुझे तो 4800 रुपीज ही कंपनी को एप्लीकेशन मनी देनी चाहिए थी। पर क्योंकि ए चाहता था उसको 1400 शेयर मिले, तो उसने 1400 शेयर की एप्लीकेशन मनी जमा ऑलरेडी करा दी थी। और एप्लीकेशन मनी जमा कराने के बाद उसको लेटर अलॉटमेंट मिला, तब उसको बाद में पता चला कि मेरी एप्लीकेशन में तो 4800 ही बनती है। तो उसको पता चला कि मुझे 1400 की जगह 1200 शेयर मिले हैं, तो 200 शेयर की 4 रुपए के हिसाब से 800 रुपए मेरे कंपनी के पास एक्स्ट्रा मनी चली गई है। यानी 56 माइनस 4800 कर लो या 1400 माइनस 1200 करके 200 इंटू 4 कर लो, 800 एक्सेस मनी आ गई। अब कंपनी का रूल क्या है, जो भी प्रोराटा की कैटेगरी है उनकी मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट होती है। तो पूरे ग्रुप की अलॉटमेंट में एडजस्ट 40 हुई, तो हमने भी क्या करा होगा, कंपनी ने जो ए की एक्सेस मनी आई होगी
वो कंपनी ने एक ही एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर दी होगी और ये कहा होगा कि भाई चल तेरी एक्सेस मनी हम तेरे को लौटा नहीं रहे हैं क्योंकि तू प्रोराटा के ग्रुप के अंदर है, तो तेरी एक्सेस मनी हम लोग अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट कर देते हैं वापस करने की जगह। तो कंपनी ने उसे अलॉटमेंट मनी एडवांस में रख ली। सेम यही बी के साथ भी हुआ। 2100 इंटू 4 करें तो उसने 8400 रुपीज भेजे थे। 18 इंटू 4 करें तो 7200 बनते हैं। 1200 रुपए वो भी कंपनी को ज्यादा दे चुका है। 1200 रुपए उसकी भी कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए होंगे एज एन एडवांस। अभी हम भूलेंगे नहीं कि ए और बी की एक्सेस मनी हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है। अब हम अपनी सेकंड टेबल बनाएंगे। टोटल पर शेयर, शेयर कैपिटल पर शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टोटल मनी इन रुपीज, कैपिटल मनी इन रुपीज, प्रीमियम मनी रुपीज, एडवांस ऑफ एनी टाइप, ए का एरियर, बी का एरियर और फाइनली बैंक में कितना अमाउंट आएगा। एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज, अलॉटमेंट मनी allotment money 5 rupees, first call, second call, first call 2.5, second call 2.5। जो क्वेश्चन है उसमें मेंशन किया गया है कि हमने यहाँ अलॉटमेंट मनी 5 रुपए रखी है और 4 रुपए का इसमें प्रीमियम है, यानी कंपनी ने यहाँ पर 4 रुपीज प्रीमियम रखा हुआ है सिर्फ अलॉटमेंट पर। 4 कैपिटल के प्रीमियम नहीं है, 1 कैपिटल का 4 प्रीमियम है, 2.5 कैपिटल का प्रीमियम नहीं है, 2.5 कैपिटल का प्रीमियम नहीं है। टोटल मनी हमने शेयर इशू करे थे 60,000, 16 to 4 240, 16 to 5 3 lakh, 16 to 2.5 150, 16 to 2.5 150, 16 to 4 240, 16 to 1 60, 16 to 2.5 150, 16 to 2 1.50। प्रीमियम मनी एप्लीकेशन पे 2,40,000, एडवांस अलॉटमेंट का 40,000 आया है। क्वेश्चन में लिखा है ए ने कहा मैं अलॉटमेंट और दोनों कॉल नहीं दे पाऊंगा, बी ने कहा मैं दोनों कॉल नहीं दे पाऊंगा। ध्यान से सुनेंगे। अब ए के 1200 शेयर है, 1200 शेयर पर 5 रुपए की अलॉटमेंट है। ए ने कहा मैं 6,000 रुपए अलॉटमेंट के नहीं पे करूंगा अब, और 1200 इंटू 2.5 3,000 मैं फर्स्ट कॉल के नहीं दे पाऊंगा, ऐसे 3,000 मैं सेकंड कॉल के नहीं दे पाऊंगा। बी ने कहा मैं 1800 शेयर पे
4500 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दे पाऊंगा और 4500 रुपए मैं सेकंड कॉल के नहीं दे पाऊंगा। ये हमने एरियर्स निकाल लिए इनके। अब ए को कंपनी बोलेगी कि चल तू 6000 अलॉटमेंट पे नहीं दे रहा है, पर कंपनी को पता था 800 रुपए ए हमें अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी दे चुका था, जिसको कंपनी ने अलॉटमेंट मनी कंसीडर कर लिया था। तो वो 800 रुपए तो कंपनी के पास जाने अनजाने उसके पहले ही आ चुके हैं, तो उसकी अलॉटमेंट नॉट पेड 5200 हो जाएगी। अब बी की बात सुन लीजिएगा ध्यान से। बी की जो अलॉटमेंट मनी बनती थी वो रफ में बतानी होगी मुझे। बी के 1800 शेयर है और 5 रुपए की अलॉटमेंट है, 9000 रुपए इसकी अलॉटमेंट बनती थी और इसने अलॉटमेंट मनी कंपनी को 1200 रुपए घटा करके बाकी बची थी 7800। इसने तो कहा कि मैं एप्लीकेशन मनी दे चुका हूं, अलॉटमेंट मनी भी दे चुका हूं, तो जितना अमाउंट अलॉटमेंट का 7800 का बी का बनता था वो तो मुझे दे चुका है, तो बी की अलॉटमेंट तो एरियर में है ही नहीं। तो बी की तो एरियर में केवल क्या है, दोनों कॉल्स हैं। तो बी की मनी एडजस्ट करने के बाद जितना अमाउंट बचा होगा वो बी ने अलॉटमेंट पे ऑलरेडी पे कर दिया है। तो हमें इस टेबल के अंदर बी के लिए कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी की एक्सेस मनी जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई थी उसके बाद का पैसा उसने दे दिया है, तो हमें इसलिए उसके एरियर अलॉटमेंट के निकालने ही नहीं है। ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो हम ए के एरियर के लिए वाली वर्किंग करते हैं कि ए का अलॉटमेंट पे एक्चुअल एरियर कितना आएगा। तो केवल इस टेबल के अंदर आप ए का कॉलम बनाइएगा, बी का मत बनाइएगा। यानी कंडीशन ये हो गई कि जब कोई क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा और उसके अंदर प्रोराटा की कैटेगरी आएगी और प्रोराटा की कैटेगरी आने के बाद कोई भी डिफॉल्टर यानी कोई भी होल्डर उस प्रोराटा कैटेगरी में होना चाहिए, यानी द डिफॉल्टर हु बिलोंग्स टू प्रोराटा कैटेगरी। अगर वो आपको अलॉटमेंट मनी नहीं देता है तो उसकी अलॉटमेंट मनी के एक्चुअल एरियर निकालने के लिए हमें यहां पर उसके लिए टेबल में ये वाली वर्किंग अप्लाइड अलॉटेड वाली करनी पड़ेगी। पर ये तभी होगा जब क्वेश्चन किसका आएगा, ओवर का। इसलिए मैंने कहा था अगर क्वेश्चन ओवर का नहीं है तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा अंडर या फुल का, तो उसमें तो एक्सेस मनी होती ही नहीं है, तो उसमें तो केवल नॉर्मल एंट्री फोरफीचर रेशियो रिजर्व होता है। ये केवल ओवर के अंदर अलॉटमेंट मनी नॉट पेड निकालने के लिए अप्लाइड अलॉटेड वाला चक्कर हमें करना पड़ता है। अब बैंक अमाउंट निकालेंगे तो एप्लीकेशन मनी हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 लाख आई है, ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से 75,000 इंटू 4। अलॉटमेंट मनी 3 लाख रुपए बनती है टोटल, 40,000 एडवांस है, माइनस करेंगे बचेगी 260। 260 में से 5200 रुपीज हमें ए का एरियर है, तो अलॉटमेंट पे अब हमें रिसीव होंगे 2,54,800 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट हमें रिसीव होगा दैट विल बी 1,50,000 माइनस 7,500, तो 1,42,500 फर्स्ट कॉल की रिसीव्ड मनी है, 1,42,500 सेकेंड कॉल की मनी रिसीव्ड है। अब हम एंट्रीज करना शुरू करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास एप्लीकेशन पे 3 लाख रुपीज आए हैं। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट
2,40,000 to share allotment account 40,000 to बैंक refund के 20,000. Next entry, share allotment account debit to share capital account to security premium reserve account. Allotment की total money 3 lakh, capital का part 60, प्रीमियम का पार्ट 240. यहां से हमने इस टेबल में से इसको देखना है. रिसीव का अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,54,800 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख ड्यू था, 3 लाख में से 40 एडवांस आया हुआ है, 2,60,000, 5,200 एरियर है. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी 1,50,000 से. फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,42,500. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 7,500 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000. Share second and final call account debit to share capital account 1,50,000. Bank account debit to share second and final call 1,50,000, 1,42,500. Calls in area account debit 7,500. अब यहां से इन एंट्रीज के अंदर ए और बी ने अपने एरियर्स करे हैं और ए और बी के अलावा जितने भी अदर लोग थे उन सबका पैसा तो हमारे पास आ गया. तो जब हमें ए ने पैसे नहीं दिए तो अब ए के शेयर के फोर्थ फीचर की एंट्री पास होगी, फिर बी के फोर्थ फीचर की एंट्री पास होगी, फिर इनके शेयर री इशू किए जाएंगे. अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. ए के 1200 शेयर फोरफीट करने हैं, कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. यहां एक बार आना होगा, यहां से टोटल 14 आता है, कैपिटल का टोटल 10 आता है, प्रीमियम का टोटल 4 आता है. जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो शेयर कैपिटल वाली ही वैल्यू लेंगे. और मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस जगह फोर फीचर करेंगे वहां तक का टोटल, अब दोनों का ही फोर फीचर फाइनल कॉल के बाद हो रहा है, तो यहाँ तक का टोटल 10 रुपए है, विद प्रीमियम 14 है, पर प्रीमियम कॉल्ड अप में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करके 12,000 डेबिट करेंगे. फिर
हमें ये बात पता है कि ए ने अलॉटमेंट पे एरियर चालू कर दिया था, उसने अलॉटमेंट पे नहीं पैसे दिए थे। तो जब ए ने अलॉटमेंट नहीं दी तो ए ने जो 4 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे करना था, जब उसने अलॉटमेंट देने से ही मना कर दिया तो उसका प्रीमियम मनी भी तो हमें अलॉटमेंट में नहीं मिल पाया होगा। तो प्रीमियम को हम इसलिए डेबिट कर देंगे क्योंकि वो प्रीमियम हमें मिल नहीं पाया ए से और हमें लॉस हो रहा है। और हमने यहाँ पर जो अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट करा हुआ था उसमें ए का भी प्रीमियम क्रेडिट था 4800 रुपए से। लेकिन जब हमने उसको अलॉटमेंट की एंट्री में मनी रिसीव करी तो उसमें ए का एरियर हो गया, तो इस एरियर के अंदर 4800 रुपए हमारे पास ए का प्रीमियम मनी नहीं मिली है। तो प्रीमियम मनी क्रेडिट की गई थी पर क्योंकि वो बैंक में पहुंची ही नहीं नॉन पेमेंट की वजह से, तो उस प्रीमियम को कैंसिल करना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रीमियम पे ना किया गया हो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देते हैं। अब क्वेश्चन में फोरफीचर की एंट्री में हमें ये बात पता है कि शेयर फोरफीचर के अगर वो अमाउंट लिखते हैं जो एज अ प्रॉफिट हम अब ए से रख पाएंगे। अब ए ने हमें 3 जगह तो पेमेंट ही नहीं करी, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉल पे, लेकिन सिर्फ उसने हमें यहाँ पर एप्लीकेशन मनी पे करी थी। अब अगर मैं एप्लीकेशन मनी पे जाऊं तो ये प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये तो इसके अलॉटेड नंबर है 1200, प्लीज यहां ना देखें। इसके लिए टेबल का यूज करना होगा फॉर ए ने एक्चुअल में 1400 शेयर के लिए अप्लाई करा था और उसने एप्लीकेशन पे हमें देखिए इस टेबल के अंदर 5600 रुपीज उसने हमें पे करे थे। तो उसकी जो मनी पेड है एप्लीकेशन की वो एक्चुअल में 5600 है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हम फोरफीचर में लेंगे, 1200 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसने 1400 शेयर अप्लाई करे थे तो 1400 शेयर पर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 5600 उसका प्रॉफिट है। और एरियर जो है वो यहाँ इस वाली टेबल से आप इनको ले लीजिए, यहाँ पर 5200 उसका अलॉटमेंट का एरियर है, 3000 फर्स्ट कॉल का एरियर है, 3000 सेकंड कॉल का एरियर है, 3 3 6 5 11200 यहाँ टोटल ए का एरियर है। तो 11 5 16800, 12 और 4800, 16800 डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। अब बी के लिए फोरफीचर करेंगे, अब सेम एंट्री पास करेंगे। अब पहले ए के लिए पास करी थी, अब बी के लिए पास करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी के शेयर अलॉटेड है 1800, सेम कॉल्ड अप वैल्यू 10, सेम रूल से जो ए के लिए रूल था 18000। पर ए के लिए प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि ए तो हमें अलॉटमेंट दे चुका है, तो अलॉटमेंट पे हमें प्रीमियम मनी दे चुका है, तो इस बी नाम के पर्सन में प्रीमियम का लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि इसका प्रीमियम अलॉटमेंट पे जो ड्यू करा होगा हमने वो हमें अलॉटमेंट मनी के साथ दे चुका है। तो प्रीमियम मनी उसकी रिसीव हो गई, तो इसलिए हम उसको डेबिट नहीं करेंगे। और रूल बताया था कि प्रीमियम मनी रिसीव हो गई हो, और जब एक बार प्रीमियम मनी रिसीव हो जाती है और वो प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट की जा चुकी है तो दोबारा फोरफीचर में उसको क्रेडिट नहीं करते। अब यहाँ पर हम जो बी का फोरफीचर करेंगे, बी का प्रॉफिट निकालेंगे, तो बी ने एप्लीकेशन के 4 रुपए दिए थे और अलॉटमेंट के 5 रुपए दिए थे, पर अलॉटमेंट के 5 रुपए के अंदर 4 रुपए तो प्रीमियम मनी पे करी थी, तो 5 में से 4 तो प्रीमियम मनी में चले गए। तो मैंने कहा था प्रीमियम मनी जो रिसीव हो गई वो प्रॉफिट नहीं होती, तो 5 में से 1 रुपए हमारा प्रॉफिट होगा, यानी 18 इंटू 5 9000 रुपए बी का प्रॉफिट होगा। एंड टू कॉल्स इन एरियर, एरियर वाली जगह पर जाकर बी के एरियर को ऐड कर लीजिए, 45 और 4500 दो जगह पर उसका एरियर है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर, ये 9000 आ जाएगा, फिर अमाउंट हो जाएगा 18000, 9000 और 9000। पार्टनर बी के लिए जो एप्लीकेशन मनी उसने हमें पे करी थी वो हम ए की तरह नहीं लेंगे क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन मनी टैक्सेस मनी आई थी वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ली थी और अलॉटमेंट मनी वो दे चुका है। अब यहां से रीइश्यू की एंट्री होगी, यहां वो कह रहा है these shares were subsequently forfeited
ऑल द forfeited shares were resold to राजेश at 11 पर शेयर। अब वो कह रहा है हमने ये सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1200 शेयर थे ए के और 1800 शेयर थे बी के, 3000 शेयर 11 रुपए पे बेच दिए, तो बैंक में 33,000 रुपए आ गए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए जाएंगे, क्योंकि शेयर की पेड अप वैल्यू 10 है। अब 10 का शेयर आपने 11 में बेच दिया उनको, तो आपने उल्टा उनको लूट लिया, 1 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के प्रीमियम मनी में आ जाएंगे 3000 रुपए। अब आपका रूल था कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनाते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें हमें प्रॉफिट में से डिस्काउंट को माइनस करना होता है। तो यह दो लोगों का प्रॉफिट है, ए और बी का। ए का प्रॉफिट है, उसकी एंट्री में जाकर देखेंगे 5600, बी की एंट्री में जाकर बी का प्रॉफिट देखेंगे 9000। इसमें से डिस्काउंट ऑन रीइश्यू माइनस करेंगे। हमने शेयर प्रीमियम पे रीइश्यू करा है, तो डिस्काउंट तो हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ से एबीसी का जो टोटल प्रॉफिट था वो 14,600 रुपए था। डिस्काउंट टोटल 0 है, तो 5600 रुपए ए के, 9,000 रुपए बी के, 14,600 रुपए टोटल मनी हमारी प्रॉफिट की है। तो फॉरफीचर का 14,600 का प्रॉफिट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और ये आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे के क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जब शेयर फ्री इशू होंगे, तो जैसे हमारे यहाँ 3000 शेयर फॉरफीट हुए दोनों के मिलाकर, और यहाँ 3000 ही शेयर इशू हो गए, तब तो हमने प्रॉफिट में से डिस्काउंट को माइनस करके आंसर निकाल लिया। आगे के क्वेश्चन में सारे शेयर री इशू नहीं होंगे, तो आपने देखना है कि किसके सारे री इशू और किसके सारे री इशू नहीं हुए। जिसके सारे री इशू हुए होंगे उसका तो प्रॉफिट पूरा लेंगे, जिसके शेयर री इशू नहीं होंगे उस पे प्रीवियस टॉपिक वाला प्रॉफिट बाय फॉरफीचर इनटू री इशू वाला फॉर्मूला लगाकर उसका प्रोपोर्शन प्रॉफिट निकालने के बाद रिजर्व को कैलकुलेट करेंगे।